एपिलेप्सी क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, इन सब को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे एपिलेप्सी की ड्रग्स की। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एपिलेप्सी के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज़ होती हैं इनको हम एंटी कन्वल्सेंट्स भी बोलते हैं। देखें, एपिलेप्सी में क्या हुआ था, कन्वर्जन्स इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, और उसकी रीज़न क्या थी, एक्साइटेशंस इंक्रीज हो जाना। एक्साइटेशंस इंक्रीज हो गई थी और जो इनहिबिशंस थी वो डिक्रीज हो गई थी। ये जब काम हो गए ब्रेन के अंदर, एक्साइटेशंस बढ़ी, इनहिबिशन कम हुई, तो ओवरऑल क्या हुआ, एक्साइटेशंस बढ़ गई और जिसकी वजह से क्या हुआ, एपिलेप्सी हो गई। अब हम बात करेंगे कि कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ करके इन एक्साइटेशंस को कम कर सकें या इनहिबिशन को इंक्रीज़ कर सकें। हमने बेसिकली वो जो ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस है, इम्बैलेंस हो गया इन दोनों चीज़ों का, उसको हमने दोबारा से बैलेंस करना है। तो हमने एक्साइटेशंस को कम करना है और इनहिबिशंस को बढ़ाना है। अब हम इसमें बात करेंगे इस लेक्चर में कि क्लासिफिकेशन क्या है ड्रग्स की, को कौन कौन सी हम ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए, और फिर उसके बाद हम जितनी भी ड्रग्स हैं एक हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव उनका कंपैरिजन करेंगे कि हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस की। ओके, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन हम करेंगे डिफरेंट वे से। पहली जो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि डिफरेंट मैकेनिज्म की बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी टाइप के एपिलेप्सी में हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में, कि डिफरेंट टाइप के जो सीजर्स हैं उसकी जो ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो डिफरेंट है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो हमने बेसिकली क्या करना है, एक्साइटेशंस को कम करना है और इनहिबिशन को इंक्रीज करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, हमें ये पता है कि ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर हमारे पास एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक इनहिबिटरी है। एक्साइटेटरी हमारे पास क्या था, ग्लूटामेट, ये हमने पहले भी बात की है इसके ऊपर, और जो इनहिबिटरी है वो हमारे पास होता है गाबा। अब हमने क्या करना है, ग्लूटामेट के लेवल को कम करना है और गाबा के लेवल को इंक्रीज करना है। इससे क्या होगा, जो कन्वर्जन्स हैं वो अपोज हो जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं कि हम गाबा के लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि हमने गाबा के लेवल्स को इंक्रीज़ करना है। इससे क्या होगा, कन्वर्जन्स ठीक हो जाएंगी। किस तरह से, इसके मैकेनिज़म्स की हम बात करते हैं। ओके, गाबा के लेवल्स को अगर हमने बढ़ाना है तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, 4 मेन वेज हैं जिनके थ्रू हम गाबा के एक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इनहिबिशन बढ़ जाएगी और कन्वर्जन्स ठीक हो जाएंगी। अब इसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि हमारे पास एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है जिसके ऊपर रिसेप्टर हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि गाबा बनेगा, गाबा यहाँ से रिलीज़ होगा। गाबा जो रिलीज़ होगा वो क्या करेगा, अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, गाबा रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। जब गाबा यहाँ पे बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड इन्फ्लक्स हो जाएगा। सेल के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। और हाइपर पोलराइजेशन जब होगी तो सेल जो है या मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, गाबा का ये जो एक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए, गाबा का रिलीज इंक्रीज किया जाए। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है, गाबा ट्रांसअमाइनेज। ये क्या करता है, ये जो एंजाइम है ये इस गाबा की इनहिबिशन कर देता है। जब यहाँ पे गाबा की इनहिबिशन हो जाएगी, गाबा के लेवल कम हो जाएंगे, तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी। तो हमने क्या करना है, इस एंजाइम को इनहिबिट करना है। दूसरा ये हमारे पास तरीका हो सकता है। तीसरा ये होता है कि जहाँ पे ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे जब गाबा रिलीज हुआ तो यहाँ से एक हमारे पास ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट है, चैनल है, यहाँ से वो दोबारा वापस रीअपटेक हो जाता है। जब यहाँ से रीअपटेक हो जाएगा गाबा, तो यहाँ पे फिर गाबा की लेवल्स कम हो जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी। हमने क्या करना है, इस रीअपटेक को इनहिबिट करना है। तीसरा ये काम हो गया। चौथा काम यह है कि हम बाहर से कोई ऐसी ड्रग्स दे दें जो कि गाबा रिसेप्टर को जाके एक्ट करें और गाबा की एक्टिविटी ही इंक्रीज हो। मतलब हम गाबा के एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये चौथा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, गाबा के लेवल्स को या गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब 4 वेज में सबसे पहला हमारे पास क्या है, गाबा का रिलीज इंक्रीज करवा दें, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, गाबा ट्रांसअमाइनेज
जो इंजाइम है उसको इनहिबिट कर दें। तीसरा हमारे पास क्या है, ये जो रीअपटेक है गाबा की उसको हम इनहिबिट कर दें। और चौथा क्या है, हम गाबा के एगोनिस्ट यूज़ कर लें। तो ये चार काम जब हम करेंगे तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हमारे पास गाबा के लेवल्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इनहिबिटरी एक्शंस जो है गाबा के वो इंक्रीज हो जाएंगे और एक्साइटेशंस, कन्वर्जन्स या सीजर जो हैं वो ट्रीट हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, इन चारों की ड्रग्स को मेमोराइज करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है। फॉर एग्जांपल बाबा जी टुक वैगन, बाबा जी टुक वैगन। अब ये जो निमोनिक है इसे हम ये याद रखेंगे कि ये जो चार हमारे पास वेज हैं इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गैबा एगोनिस्ट जो हैं, इसमें हमारे पास ये जो है बाबा, इसमें दो बी हैं, बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट्स। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएंगे गाबा एगोनिस्ट के अंदर ड्रग्स। अब इसके बाद हमारे पास है गाबा रिलीजर्स। जी जो है ये हमारे पास है G2, ठीक है। जी से हमारे पास एक ड्रग आ जाती है गैबापेंटिन, और दूसरी इसमें आप ऐड कर सकते हैं प्री गैबलिन, ठीक है। गैबालिन या जी से स्टार्ट हो रहा है तो प्री गैबलिन हमारे पास आ जाएगी। तो ये दोनों जो ड्रग हैं जी से गैबापेंटिन और प्री गैबलिन, ये हमारे पास क्या है, गैबा रिलीजर्स। इसके बाद हमारे पास है रीअपटेक इनहिबिटर्स, या इसको हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स। ये हमारे पास टुक से टी है, तो इससे हमारे पास जो ड्रग है वो टायागैबिन है। और लास्ट हमारे पास क्या रह गया, ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर्स, जो हमारे पास बन रहा है वी से, और वी से हमारे पास जो ड्रग है ये हमारे पास ड्रग होती है वी से वाइगाबेट्रिन। तो इस तरह से ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो ड्रग्स की जो कि गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही हैं या इनहिबिशन को इंक्रीज करवा रही हैं, ठीक है। तो ये इस निमोनिक से आप इनको याद रख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट वे। अब गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक्साइटेशंस को कम कर सकते हैं। एक्साइटेशन को कम करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो ग्लूटामेट है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी एक्टिविटी को कम करना है। ब्रेन के अंदर ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट को हमने इनहिबिट करना है, ठीक है, इसके रिसेप्टर को। अब इसमें हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं ग्लूटामेट के, एक हमारे पास होता है NMDA और एक होता है AMPA। हमने क्या करना है, वो ड्रग्स यूज़ करनी है जो कि इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करें। जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो ग्लूटामेट की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ग्लूटामेट की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब है एक्साइटेशंस कम हो जाएंगी, और अल्टीमेटली उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस या सीजर्स या कन्वर्जन जो है वो कम हो जाएंगी। अब एक ड्रग है फेल्बामेट। फेल्बामेट वो ड्रग है जो कि NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, ग्लूटामेट ब्लॉक हो जाएगा और एक्साइटेशंस कम हो जाएंगी। और एक हमारे पास ड्रग है पैरम्पेनल। ये ड्रग क्या करती है, AMPA को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होगा, ग्लूटामेट इनहिबिट हो जाएगा, उसका एक्शन ब्लॉक हो जाएगा और एक्साइटेशंस कम हो जाएंगी। सर इससे हम क्या, इस तरह से हम एक्साइटेशंस को कम करके एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें एक बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो AMPA इनहिबिटर है पैरम्पेनल, ये हमारे पास जो फोकल सीजर हैं उनको ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ये आपसे वाइवा में या MCQ में पूछा जा सकता है कि फोकल सीजर की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, वो है AMPA इनहिबिटर जो कि पैरम्पेनल है। और अब इसके बाद हम तीसरा काम क्या कर सकते हैं, एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए हम सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं तो उससे क्या होता है कि सोडियम सेल के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। अब हमने क्या करना है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। सोडियम चैनल जब ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे तो ये जो सोडियम चैनल है ये ब्लॉक हो जाएगा, सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा। सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो कन्वर्जन्स या कॉन्ट्रैक्शन या सीजर जो है वो ट्रीट हो जाएंगे। और इसमें जो ड्रग्स हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, वो एक जोनिसामाइड है। जोनिसामाइड के अलावा हमारे पास फेनिटोइन है, इसके अलावा कार्बामेज़ेपिन, और इसके अलावा ऑक्सीकार्बामेज़ेपिन। ये हमारे पास सारी आ जाती हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बाद इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं।
अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जब हम यूज़ करेंगे तो देखें, हमने ये भी बात पढ़ी हुई है ऑलरेडी कि ये जो हमारे पास प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल होता है, यहाँ से कैल्शियम जो है वो अंदर जाता है, जिसकी वजह से वो रिलीज़ होता है जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो अगर ग्लूटामेट यहाँ से रिलीज़ हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक्साइटेशन कर रहा है। हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया तो कैल्शियम ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो कैल्शियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से एक्साइटेशन नहीं होगी। इसके अलावा भी हमें पता है कि सेल के लिए जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं, उसके लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर जाता है, जो क्या करता है, जो रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स हैं वहाँ पे जो स्टोर्ड हमारे पास कैल्शियम होता है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करके कॉन्ट्रैक्शन कन्वर्जन्स को इनहिबिट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो ड्रग्स हैं इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, केव केव होता है ना, सी हो गया हमारे पास कैल्शियम, वी और ई से हमारे पास ड्रग हैं। वी से हमारे पास जो ड्रग है वो है वेलप्रोएट, और ई से हमारे पास ड्रग है इथोसक्सामाइड, ठीक है। ये हमारे पास आ गई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब इसमें एक ज़रूरी चीज़ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी वो ये है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं एब्सेंस ईयर में, ठीक है। वहाँ पे हमने बात की थी कि हमारा जो थैलेमस और हमारा जो कोर्टेक्स है उनके दरमियान में एक फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की वजह से हमारे पास जो रिलीज़ होते हैं डिफरेंट हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो क्या कर रहे होते हैं, एक्साइटेशन करवा रहे होते हैं। तो इस वजह से हम अगर एब्सेंस ईयर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करेंगे, वेलप्रोएट और इथोसक्सामाइड। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर्स यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम पोटेशियम चैनल ओपनर्स यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ये हमारे पास सेल है, सेल से पोटेशियम बाहर चला जाएगा, ठीक है। जितना पोटेशियम बाहर जाएगा पोटेशियम चैनल ओपन होने से, उससे क्या होगा, पोटेशियम क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिविटी बाहर चली जाएगी, तो अंदर क्या होगा, नेगेटिविटी रह जाएगी। जितनी ज़्यादा अंदर नेगेटिविटी होगी इसका मतलब है सेल के अंदर हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब है मसल जो है या सेल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर जो ड्रग है वो होती है रेटिगाबाइन, ठीक है। तो रेटिगाबाइन बेसिकली क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर है। ये पोटेशियम चैनल को ओपन करके पोटेशियम को बाहर भेज देगी सेल से, अंदर हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी और एपिलेप्सी ट्रीट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास था फर्स्ट वे क्लासिफिकेशन का। अब सेकंड जो वे है एंटी सीजर ड्रग्स का, वो हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस, कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप के सीजर्स हैं, उसमें हम कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हमारे पास एंटी सीजर जो ड्रग्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टॉनिक क्लोनिक सीजर है, ठीक है। टॉनिक क्लोनिक के बाद हमारे पास क्या है, इसी के साथ हम पार्शियल सीजर्स भी कर लेते हैं, टॉनिक क्लोनिक एंड पार्शियल। फिर हमारे पास एब्सेंस सीजर्स हैं, उसके बाद हमारे पास होते हैं मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक के बाद हम कुछ हमारे पास एडजंक्ट जो हैं वो ड्रग्स हैं, जिनको हम बैकअप ड्रग्स भी बोल सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो टाइप के सीजर्स हैं, अगर किसी पेशेंट को पर्टिकुलर टाइप का सीजर होता है तो हम उसमें क्या ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को टॉनिक क्लोनिक या पार्शियल सीजर है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कार्बामेज़ापिन यूज़ कर सकते हैं। ये आप नोट्स अपने बना सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। कार्बामेज़ापिन के अलावा हम लेमोट्राइजिन, फेनिटोइन और वेलप्रोइक एसिड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को टॉनिक क्लोनिक या पार्शियल सीजर है। फिर अगर किसी को एब्सेंस सीजर है तो एब्सेंस सीजर में हमें पता है कि हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करने हैं। इसके अलावा हम इसमें जो ड्रग है क्लोनेजिपिन एक ड्रग है, क्लोनेजिपाम हमारे पास क्या है, बेंजोडाइजेपिन। इसके अलावा हमने कहा कि हम जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वेलप्रोएट और इथोसक्सामाइड यूज़ कर सकते हैं। तो वी से वेलप्रोइक एसिड या वेलप्रोएट और इथोसक्सामाइड ये हम यूज़ करेंगे एब्सेंस सीजर में। और अगर किसी को मायोक्लोनिक सीजर है तो इसी में भी हम यही क्लोनेजिपाम यूज़ करेंगे, वेलप्रोइक एसिड यूज़ करेंगे, और इसके अलावा इसमें हम इथोसक्सामाइड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि लेमोट्राइजिन यूज़ करेंगे, ठीक है। और बैकअप में हमारे पास जितनी भी ड्रग्स हैं, फेल्बामेट है, फेल्बामेट के अलावा गैबापेंटिन, इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स हैं, आप इनके नोट्स बना लें कि इसमें हम लेमोट्राइजिन, फिनोबारबिटल, टायागेबिन,
इसके अलावा हम टोपीरामेट, वाइगाबैट्रिन, जोनिसामाइड, ये सारी ड्रग जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं अगर बैकअप के तौर पे। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन आ जाती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की। तो ये हमारे पास मेन एक क्लासिफिकेशन है एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्सेंट्स की। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जितनी भी ये ड्रग्स हैं, हर कैटेगरी की जो ड्रग है, डिफरेंट टाइप के सीरियस में जो यूज़ हो रही हैं, हर ड्रग के पर्टिकुलर हम बात करते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म है, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है हर ड्रग की, उसके फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या हैं और उनके टॉक्सिसिटीज़ क्या हैं। तो इनको अब एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो जितनी भी हमारे पास ये एंटी सीजर ड्रग्स हैं उनको मैंने एक इन टेबल्स की फॉर्म में समराइज़ कर दिया है। हर ड्रग के आगे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, क्लिनिकल एप्लीकेशंस और टॉक्सिसिटीज़ मेंशन कर दी हैं। आपने क्या करना है कि इन ड्रग्स के नाम के आगे मैकेनिज्म, फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में आपने पर्टिकुलरली हर ड्रग का जो हाफ लाइफ है वो देखना है, फिर क्लिनिकल एप्लीकेशंस और उसके बाद आपने देखना है कि उसका मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो इनको आपने अपने हिसाब से इनके आप कोई नमोनिक बना के याद रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर ड्रग के आगे उसके मैकेनिज्म, पीके पैरामीटर्स और एप्लीकेशंस उसकी मेंशन कर दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच।